मैं अभी जिंदा हूं। पहले यहां से निकलते हैं। मैं बच्चा बन गया हूं। यह दवा कमाल की है। कुछ ही देर में राख हो गया। उसे ये जहर पिला दो। जहर खाने वाला आधी अगरबत्ती जलने तक राख हो जाएगा। 16 साल पहले की बात। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हान झाओ को मरना ही होगा। उसकी ऐसी पृष्ठभूमि, दया की क्या बात है। असल में 16 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। बकवास बंद करो। लाश का काम खत्म करने के बाद मालिक को रिपोर्ट भी देनी है। 16 साल पहले। पृष्ठभूमि। मेरी आखिर पृष्ठभूमि क्या है जो मुझे मरवाने की वजह बने? नहीं, मुझे पता लगाना होगा। तुम लोग पहले वापस जाओ। जी। क्या यह उनका अड्डा है? पूरा 1 घंटा हो गया, आखिर एक भी हलचल क्यों नहीं हुई? बहन जी। कोई मरा है क्या? वो तो वही है। कहीं उसने मुझे देख ना ले। बहन जी। अरे नहीं, सोंगचे अकेला क्यों है? सोंग अंकल कहाँ हैं? हटो हटो, सोंग साहब आ रहे हैं, रास्ता न रोको। सोंग न्यायाधीश आ गए हैं। उपमंत्री महोदय आने वाले हैं। मौके का हाल क्या है, पहले मुझे बताओ। सब जहर से मरे हैं। इतनी बड़ी दुश्मनी। पिताजी, अभी अभी पूछताछ की गई। इस घर के मुखिया का नाम झाओ है, वह एक वैद्य हैं। झाओ वैद्य की बाहर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। उनका एक बेटा है। बेटे की शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी हुई। सूचना देने वाला झाओ वैद्य की छोटी पोती है, झाओ लड़की, और झाओ परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य। झाओ वैद्य का परिवार लड़कों को तरजीह देता है। उसके पिता बेटे की शादी के लिए दहेज जुटाने के चक्कर में अपनी नन्ही पोती मिस झाओ को एक लंगड़े शराबी से ब्याह दिया। घर का खाना मिस झाओ ही बनाती थीं। जहर उसी में मिलाया गया था जो दलिया उन्होंने खाया था। यह तो बिल्कुल साफ है। हत्यारा कतई मिस झाओ नहीं हो सकती। यह मामला सुलझ चुका है। झाओ परिवार ने मिस झाओ के साथ घासफूस जैसा बर्ताव किया। उन्हें उस शराबी से शादी के लिए मजबूर भी किया। मिस झाओ वो लंगड़े शराबी से शादी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन परिवार वालों ने उनका बार बार अपमान किया, इसीलिए उन्होंने खाने में जहर मिला दिया। मेरे होने वाले ससुर जी, मुझे आखिरकार समझ आया कि आप इतने सालों से प्रमोशन क्यों नहीं पा सके। बस हो गया। यह सोंगचे कैसे? काश वो मुझे पहचान न पाए। तुम हान झाओ से इतने मिलते जुलते कैसे हो? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं हान झाओ नहीं हूं। हान जाओ कौन है? मैं नहीं जानता। छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे से दीवार पर चढ़ा नहीं करो। अब जाओ, एक तरफ बैठो। सोंगचे, जी, हाजिर हूं। अपराधी को वापस ले जाओ। जी। महोदय, ऐसा नहीं है। मैंने सच में जहर नहीं मिलाया। सच में नहीं मिलाया। अगर तुमने नहीं मिलाया तो फिर तुम ये कैसे समझाओगी कि दलिया में जहर कैसे आया? मुझे नहीं पता। अगर उसने जहर मिलाया होता तो वह भागी क्यों नहीं, बल्कि शिकायत क्यों दर्ज करवाई? क्या यह खुद ही फंसने आ जाएगी?
बताओ डॉक्टर जाओ, आखिर तुम लोगों को किसने मारा? मैंने एक आदमी को देखा वहां से दीवार फांदते हुए। तुम सब के सब दलिया खाने के बाद जहर खाकर मर गए। हाँ, हत्या का मकसद साफ है, सबूत भी पक्के हैं। अब तुम्हारे पास बचाव में और क्या कहने को है? अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो अपने माता पिता से अच्छे से बात कर लेती। जहर मिलाने की क्या जरूरत थी? और 4 लोगों की जान लेने की? सोंगचे, ले जाओ इसे। जी। महोदय, वहाँ कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा है, अजीब सा लग रहा है। सोंगचे, लगता है वहां सच में कपड़े का टुकड़ा है। लेकर आओ उसे। जी। ये कितना मोटा कपड़ा है, जरूर किसी मर्द का है। महोदय, दरवाजे पर जो स्लेटी रंग का मोटा कुर्ता पहने आदमी खड़ा है, वह दीदी से आंखें चुरा चुरा कर बात कर रहा है। स्लेटी मोटा कुर्ता। सोंगचे, उस आदमी को पकड़ो। तुमने दीवार फांदकर डॉक्टर झाओ के घर में घुसकर उन्हें जहर दिया, है ना? मैं और मिस झाओ एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर उनकी लालची नजर न होती जो मिस झाओ को नर्क में धकेलने पर तुली थी, तो मैं जहर क्यों मिलाता? वे मरने के ही काबिल थे। नहीं महोदय, वह नहीं, जहर मैंने मिलाया था। मैं अपना अपराध कबूल करती हूँ। मुझे उनसे नफरत थी क्योंकि वे लड़के को तरजीह देते थे और मुझे उस शराबी, मारपीट करने वाले लंगड़े से ब्याहना चाहते थे। कृपया मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जहर यह रहा, यही सबूत है। सबूत पक्के हैं, मुझे ले चलो। उसने जरा सा भी बचाव नहीं किया। बड़ा अजीब है। सीजेन महोदय, यह वही चीज है। डॉक्टर झाओ को लगा जहर। नहीं, वह नहीं, वह नहीं, मैंने ही उसे जहर दिया था। वह तो बस मेरे लिए जिम्मेदारी ले रहा था। कृपया महोदय, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वाह, क्या जुनूनी प्रेमी प्रेमिका है। अरे, कोई है, इन दोनों को हिरासत में ले जाओ। जी। शायद वाकई एक जोड़ी है, मुसीबत में फंसे प्रेमी। जल्दी करो, जल्दी करो। दलीसी वापस चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाओ है। मैं डॉक्टर झाओ का शिष्य हूँ, एक अनाथ हूँ। भैया, क्या आप मुझे रख सकते हैं? अगर सोंग परिवार में रह सकूं तो निंग के साथ रह सकूंगा और सोंग अंकल की मदद से काले कपड़ों वालों के मामले की जांच कर सकूंगा और साथ ही मेरी अपनी पहचान के बारे में भी। बिटिया, आपको भी लगता है कि यह मिस्टर हान से मिलता जुलता है? बड़े युवराज ने कहा। उन्हें पता चला कि मिस्टर हान ने वादा तोड़ दिया जिससे आप नाराज हो गई, तो उन्होंने मुझे यह बच्चा आपके पास भेजा है। अगर गुस्सा है तो इसे पीट कर गुस्सा निकाल लीजिए। यह अनाथ है। मैं भी तो वादा तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता। दादा, बच्चे को क्यों सताते हो? जल्दी से नहाने का पानी ले आओ, इसे नहलाने के लिए। नहा ले। तुम्हें क्या हुआ? कहीं गर्मी तो नहीं लग गई? जब नहा लोगे तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे, ठीक है? निंग के हाथ तो बहुत खुशबूदार और नरम हैं। सोचा नहीं था पहली बार निंग के इतने करीब आऊंगा, और वह भी एक बच्चे के रूप में। दीदी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम? मैं खुद नहा लूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कोई परेशानी नहीं, भैया तुम्हें नहलाएगा। नहीं सोंगचे, मैं तुम्हारा भाई हूँ।
नहीं त्वचा तो बहुत नाजुक है, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। माफ करना, मेरे परिवार के साथ हत्याकांड और मेरा पीछा किया जाना, इस बारे में जितने कम लोग जाने उतना सुरक्षित है। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मुझे एक साधारण वैद्य मिला और पढ़ने चला गया, ताकि आप चिंता न करें। सोंगचे, तुम्हें तो हल्का भारी का कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरे पिता की हत्या करने वाले मैं जरूर तुम सबको बाहर खींच लाऊंगा। निंगर को शायद पता चल गया होगा कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ। लगता है बहुत गुस्सा नहीं है। यह अच्छी बात है। प्यारी बेटी, आज इतनी खुश क्यों हो? निंगर, हमारे पिताजी को प्रमोशन मिल गया है। प्रमोशन? किस चीज का? पिताजी, आपको प्रमोशन मिल गया है। अब वे दली सीचेंग हैं। बस एक आम सा मामला सुलझाया है। इतने ऊंचे पद पर प्रमोशन कैसे मिल गया? सुनो, यह 4 लोगों की जान का मामला था, एक बड़ा खूनी मामला। पिताजी ने 40 साल से पहले ही मामला सुलझा लिया और वो अपराधी जेल पहुंचते ही अपना अपराध कबूल करके सब कुछ लिखवा दिया। पिताजी अब हमारे दलीसी के जासूस डी रेंजी बन गए हैं। डी रेंजी? नकली ना? अगर सोंग अंकल को दलीसी किंग के पद तक पहुंचा दिया जाए तो काले कपड़ों वालों की जांच करना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। पिताजी से कुछ सीखो। 16 साल पहले वो छोटा सा जू नाम का गार्ड अब गार्ड्स का हेड बन गया है ना? हाँ, उसे रास्ते पर भेज दो। उस पुराने मामले से जुड़े हुए सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते। जी। पीछे छिपे लोग मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। तो मेरा जन्म शायद आम नहीं है। उसकी हैसियत असल में 16 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। उन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं 6 साल के बच्चे में बदल गया। इस तरह दुश्मन छिपा है, मैं भी छिपा हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आखिर कितनी गोपनीय है कि उन्होंने हत्या तक कर डाली। मैं जरूर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। शेर, जल्दी बाहर आओ। एक नया मामला आया है। नया मामला? ये जू हेड गार्ड 16 साल पहले बस एक महल का गार्ड था। अब हेड के पद तक पहुंच गया और घर पर ही मार दिया गया। ये हत्यारा बिल्कुल आम नहीं लगता। फिर वही 16 साल पहले। तुम यहां कैसे आ गए? क्या तुम यमराज हो? जहां भी मौत होती है तुम वहीं मिल जाते हो। मामला जरूरी है, पहले अंदर चलो। इस पर नजर रखो, इसे इधर उधर भटकने मत देना। पीछे आओ। महोदय, कमांडर जू अपने ही गुप्त कमरे में मृत पाए गए। गर्दन पर तेज हथियार से कट लगा है। एक ही वार में मौत। मुझे शक है, लगता है आत्महत्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अब गार्ड कमांडर है और जल्द ही इंपीरियल गार्ड के कमांडर बनने वाले थे। उनका भविष्य बहुत उज्जवल था। वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? अंदर जाकर देखते हैं। महोदय,
गार्ड हो, लाश तुमने खोजी थी? महोदय, कमांडर जू हमेशा समय पर रोल कॉल के लिए आते थे। आज मैंने देखा कि वह नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने आया। हम सभी जानते हैं कि कमांडर जू का एक गुप्त कमरा है। जब उनका मूड खराब होता तो वह यहाँ चाय पीते और पेंटिंग करते थे, और इस गुप्त कमरे की चाबी हमेशा उनके पास ही रहती थी। मुझे डर था कि कमांडर जू के साथ कुछ हुआ है, तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरों के साथ मिलकर कमरे का ताला तोड़ा और अंदर जाकर कमांडर जू की लाश पाई। क्या इसकी सिर्फ एक ही चाबी थी? हाँ। और इस कमरे का दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला या बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसी चाबी की जरूरत पड़ती है। यह एक लॉक्ड रूम मर्डर है। महोदय, मृतक के घाव बाएं से दाएं, हल्के से गहरे, फटे हुए से हैं। यह आत्महत्या का घाव लगता है। मौके पर ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं है। मृतक के शरीर पर झगड़े के भी कोई निशान नहीं है। क्या ये सच में आत्महत्या है? यह जगह बिल्कुल भी पहला अपराध स्थल नहीं है। मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग, यहाँ तक कि सोंगचे भी, घर में आने के बाद अपनी तलवार उतार देते हैं। अगर आत्महत्या करनी होती तो कमर में बंधी छुरी इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। उनकी मुलाकात जरूर किसी से हुई होगी, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए तलवार निकाल ली। कमांडर झू की हत्या आखिर किसने की? कौन? और कौन घर के अंदर लॉक्ड रूम मर्डर कर सकता है? तो हत्यारा मृतक के घर की बनावट से अच्छी तरह वाकिफ होगा। जरूर कोई करीबी व्यक्ति है। तो बस तुम ही बचे हो, गार्ड झो। तो तुमने यह लॉक्ड रूम मर्डर कैसे किया? चोर चोर मौसेरे भाई। चलो हम सामने के हॉल में इंतजार करते हैं। क्या? तुमने खुदकुशी नहीं की है। बता दो, तुम्हें किसने मारा? वो जो झो नाम का है, उसी ने मुझे मारा है। वो मेरी जगह लेना चाहता था। मुझे पता था, वही है। जख्म बहुत पतला है। तलवार का घाव नहीं लगता, ज्यादा बालों जैसा है, या फिर सुनहरे धागे जैसा। इस कमरे का दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता है या बंद किया जा सकता है, लेकिन इस चाबी से ही। बस इस एक चाबी को गुप्त कमरे में पहुंचा दो और खुदकुशी का नाटक हो जाएगा। तो फिर उसने चाबी अंदर कैसे पहुंचाई? छोकरे, क्या तुम समझते हो कि तुम जासूस हो? जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। मुझे पता चल गया, मुझे सब पता चल गया। मुझे पता है कि गुप्त कमरे की चाबी कैसे अंदर पहुंचाई गई। तो फिर मौजूदा सबूतों और बयानों के मुताबिक सब कुछ कमांडर झू की तरफ इशारा करता है। वो खुदकुशी है ना? बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऐसा है तो मामला बंद कर दो। यह डालीसी कोर्ट का डिप्टी चीफ, यह भी काम न करने वाला निकम्मा है। यह तो साफ तौर पर हत्या का मामला है, लेकिन मैं तो एक छोटा बच्चा हूं।
मेरी बात कौन मानेगा? श्रीमान शाओकिंग। अच्छा हुआ मुझे साथ लेकर चलने की आदत है ससुर जी। माफी चाहता हूँ। श्रीमान सोंग। पास मत आओ। अभी मेरी फिक्र करने का वक्त नहीं है। अभी तो असली हत्यारे को पकड़ना चाहिए। श्रीमान शाओकिंग। पिताजी, हत्यारा कौन है? तुम्हारा गुप्त कमरा वाकई शानदार है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी छोटी मोटी चाल मैं समझ गया हूं। गार्ड हो। लेकिन गार्ड जो ने तो शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीमान शाओकिंग, आप भी बाकी लोगों की तरह अनजाने में ये सोच बैठे कि शिकायत करने वाला हत्यारा नहीं हो सकता। श्रीमान शाओकिंग, बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। हत्यारे का हथियार तय हो चुका है। वो गार्ड झू की तलवार है, लेकिन गार्ड झू की मौत रात के वक्त हुई थी। उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर तलवार रखने की जगह है। एक बार शयन कक्ष में आने के बाद वो जरूर अपनी तलवार उतार देते। तो ऐसी क्या वजह होगी कि एक मार्शल आर्ट्स जानने वाला जिसने अपनी तलवार उतार दी हो, मार्शल आर्ट्स जानने वाला फिर से तलवार निकाले? खतरा महसूस होने पर, या फिर बाहर किसी को महसूस करके। लेकिन कमांडर जू के शरीर पर लड़ाई के कोई निशान नहीं है। तो इसका मतलब है कि आने वाला बहुत तेज और फुर्तीला था, बिना किसी को पता चले। एक और संभावना है, हत्यारा कमांडर झू के आवास, शयन कक्ष के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ था ताकि तेजी से अंदर घुस सके। लेकिन कमांडर जू के शरीर पर जो घाव हैं, वे तो सच में खुदकुशी के ही लगते हैं। अगर हत्यारा उस वक्त जब कमांडर झू कमरे के दरवाजे पर तलवार निकालकर देखने गए थे, उनके पीछे आ गया हो। सोचे, तुम भी मार्शल आर्ट जानते हो, पता है न क्या करना है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सोंग महोदय, आपके पास कोई सबूत नहीं है। यह तो एक सीलबंद कमरा है। मैंने जैसे ही कमांडर जू को गायब पाया, तुरंत अधिकारियों को सूचना दे दी। कोई मेरे साथ सीलबंद कमरे का दरवाजा तोड़ रहा था। चाबी कमांडर जू के हाथ के पास ही थी। इसका आप क्या जवाब देंगे? सोंचे, तलवार नीचे रखो। तुम लोगों को लगता है कि कमांडर झू ने आत्महत्या की सिर्फ इसलिए क्योंकि चाबी उनके पास थी। अगर चाबी हत्यारे ने कत्ल करने के बाद और दरवाजा बंद करके बाहर से अंदर डाल दी हो, तो यह कैसे मुमकिन है? बस एक चालाक यंत्रणा की जरूरत है। अब मेरा छोटा सहायक तुम्हें सीलबंद कमरे में ले जाएगा और मेरी तरफ से यह पहेली सुलझाएगा। जियाओ झाओ। जी हाँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? अंकल सोंग ने कहा है कि मुझे उनका सहायक बनना है। यह बच्चा, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? मेरे लिए सोने की तार और कमरे की चाबी तैयार करो, फिर सब सीलबंद कमरे में चल सकते हैं। शॉकिंग महोदय, देखिए। यह कुछ छुरे के कटने जैसा है, लेकिन बहुत पतला है। यह सोने की तार से हुआ घाव है। हिलना मत। हत्यारे ने पहले ऐसे एक फंदा बनाया, कि फिर उसे सोने की तार से बांधा, कसकर बांधा ताकि चाबी न फिसले। फिर सोने की तार के दोनों सिरे जोड़े एक खींचने योग्य फंदा बन जाता है। सीलबंद दरवाजे के नीचे की दरार बिल्कुल ठीक है चाबी को तार के साथ अंदर ले जाने के लिए।
सीलबंद कमरे में सोने की तार को लाश की उंगली पर लटकाया गया था, तो अब हत्यारे को बस दरवाजे के बाहर फंदा खींचना था, जब तक कि चाबी सचमुच उस पर अटक गई। फिर मैंने सोने की तार को बाहर से काट दिया और बाहर खींच लिया। शॉकिंग महोदय, यही हत्यारे की करतूत थी। वाह, क्या शानदार है। जिस सोने की तार से काम किया गया, उससे उसकी तर्जनी के किनारे पर हल्के निशान पड़ जाते। महोदय को सूचना सचमुच निशान है। मुझे यकीन है इतने कम समय में तुम सबूत मिटाने का मौका ही नहीं पाए। लो, यहाँ है। अपराधी को हिरासत में। जी। चलो। अरे नहीं, मैं अपने ससुर जी को भूल गया। जल्दी चलो। क्या हुआ? ये कहीं मैं शाओ किंग महोदय के सामने सो तो नहीं गया? सोंग सीचिंग। शाओ किंग महोदय, मैं ये अगर आप ना होते। कोई शक नहीं, हमारे दलीसी के जासूस। मैं लगता है ससुर जी को फिर प्रमोशन मिलने वाला है। हाँ, अंकल सोंग, आज तो आप जबरदस्त थे। लगता था जैसे दी रेनजी की आत्मा आ गई हो। मैं सच में नहीं जानता। आज आप थक गए हैं, पहले विश्राम करने जाइए। हाँ हाँ, आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। आपका ये दिमाग तो मेरे लिए मामले सुलझाना बाकी है। ठीक है महोदय, आइए। आज मैंने महल के बाहर साफ देखा था, काले कपड़ों वाले का साया। क्या वो वही लोग थे? कमांडर झू की मौत का क्या उसका भी मेरे पिछले जीवन से कोई संबंध है? मैं आखिर किसका बच्चा हूं? क्या देख रहे हो? पहले दाली टेम्पल वापस चलते हैं। चलो। तुम्हारा मतलब है कि मैं आज अचानक कुर्सी पर बैठ गया और बेहोश हो गया और फिर मामला सुलझा दिया? हाँ, अभी तो आपकी छोटे जासूस दी रेंजी की उपाधि पूरी राजधानी में मशहूर हो गई है। ऐसा भी होता है? तो क्या सच में मुझमें दी रेंजी की आत्मा आ गई है? लगता है मेरी जासूसी क्षमता को भगवान ने मान्यता दे दी है। बस करो बच्चे, अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। अभी दाली टेम्पल में हूँ, मुझे शव घर जाना है। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उसे साथ नहीं ले जाना है। नहीं, नहीं चाहिए। आप अंकल सोंग के साथ काम में लगे रहिए, मुझे रास्ता पता है। कार्ड झू के हाथ पर जो चोट है, वो बड़े हिस्से में चमड़ा और मांस फट गया है। लगता है जैसे किसी ने उसका वो हिस्सा काट लिया हो।
बिल्कुल, मुझे याद आया। डॉक्टर झाओ के हाथ पर भी था। अगर वो प्रतीक चिन्ह है तो शायद वे दोनों एक ही संगठन के हों। सचमुच? सोंगचे भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस उत्सुक था। बर्बाद हो गया, कहीं वो मुझे कोई बुरे इरादे वाला न समझ ले। उत्सुक? ढोंग बंद करो, हान झाओ। तुम क्या बात कर रहे हो? ये दोनों मामले, दरअसल तुम ही मेरे पिताजी को दिशा दे रहे थे, है न? तुम मुझे ठीक वैसे ही लगते हो जैसे हान झाओ लगते थे। दिखते भी हो बिल्कुल बचपन के हान झाओ जैसे। और साथ ही जैसे ही तुम आए, हान झाओ पढ़ने चले गए। इस बदमाश का दिमाग कब इतना तेज हो गया? इत्तेफाक से ऐसा नहीं होता। सभी असंभव संभावनाओं को हटा दो तो जो बचे, चाहे वो कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, वही सच होना चाहिए। ये बात तुमने ही मुझे सिखाई थी, हान झाओ। ये बात किसी को मत बताना। अरे वाह, सच में तुम हो। तुम इतने छोटे कैसे हो गए? This matter is quite complicated. I'll explain it to you when we get back. Since you already know, then help me. A big case. After all, you are my brother-in-law. I also have to ensure your safety. Speak, what is it? Take me to interrogate Garjo. I think he still has issues. Sir. Wait. Sir, this child, how? Him? He is the new assistant that's a song found. Please. I have confessed to everything I should. Is there anything else? Is that so? But you still haven't revealed the person behind this. Who exactly made you kill Commander Zhu? There's more to this? What do you mean? Are you sure? I wasn't sure before. But by seeing your reaction now, I am very certain. I don't know what you are talking about. I killed him. I was just unwilling. I've been following him for 10 years, and I'm still just a personal guard. I wanted his commander position. You clearly knew that he would be promoted to Imperial Guard Commander soon. You only needed to wait a few more days to take his place. So why would you risk killing him? If tomorrow, the person behind you learns that you've been arrested to eliminate all risks, would they harm your wife and children? Tell the truth, and the Dali temple will protect your family. You are very clever. But being too clever is not necessarily a good thing. As long as I die, they will be at ease. Because only the dead cannot speak. Guards! Quick, guards! The person behind him. Just how much power does he have to make him so terrified? What kind of person is it, manipulating all of this? Making a palace guard willing to die? Is it an official from the Dali temple? Could it be someone from the court? Songche. What's wrong with you? Didn't you say you were going home? And you still fooling around with him? No. Chief Song. I just wanted to take a look. Forget it. Fortunately, the case is solved now, and his death was not in vain. He died a worthy death. You two hurry up and go back. It's too late today. I'll come find you tomorrow. So my father doesn't get suspicious. Tomorrow, you must give me a proper explanation. Understood. Let's go. Brother Chao, I hope this letter finds you well.
You left without saying goodbye, which made my elder brother and father very angry. But it's all right. Ningo will placate them. Since our marriage is arranged, we are meant to be lifelong companions. I hope Brother Chao returns early after completing his studies. मुझे जहर देने वाले मामले में शामिल लोग बहुत खतरनाक हैं। माफ करना निंगर, मैं सिर्फ तुम्हें 2 चिट्ठियां लिख सकता हूँ ताकि तुम्हारा दिल टिके रहे। Xiao Chao. निंगर दीदी, तुम यहाँ कैसे? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। सच में? इतने छोटे बच्चे को क्या राज हो सकता है? जल्दी दिखाओ मुझे। शियो झाओ, झाओ भैया को मेरा खत तुम्हारे पास कैसे आया? मैं हूं। आज मेरा कुछ काम नहीं था, छुट्टी थी तो तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा। अचानक इस कबूतर को मार गिराया जो इस आंगन में आ गिरा। यह हान झाओ का डाक कबूतर है, हमारे बीच खत भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। तुमने इसे मार दिया तो अब मैं झाओ भैया से कैसे बात करूंगी? अगर वह तुमसे संपर्क करना चाहेगा तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, है ना? हाँ। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। निंगर दीदी, भागो मत, साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? रात को बताता हूँ। अरे यार तो जिन लोगों ने तुम्हें जहर दिया वे तुम्हारी असली पहचान जानते हैं और तुम्हारी यही पहचान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। डॉक्टर झाओ के मामले के समय मैं काले कपड़ों वाले आदमी का पीछा करते हुए डॉक्टर झाओ के घर के बाहर आया था। कमांडर झू के गुप्त कमरे वाले मामले में भी मैं कमांडर झू के घर के बाहर उस काले कपड़ों वाले को देखा था। क्या यह सब संयोग है? मेरे ख्याल से वे दोनों हत्यारे सिर्फ कठपुतलियां थीं। यह एक सिलसिलेवार हत्याओं का मामला है जो मुझे जहर देने वाले उन काले कपड़ों वालों से जुड़ा है और मेरी पहचान के रहस्य से भी जुड़ा है। मैंने देखा कि डॉक्टर झाओ के हाथ पर एक निशान था और गार्ड झू की बांह पर उसी जगह की त्वचा बर्बाद कर दी गई थी। तुम्हें लगता है कि कमांडर झू की बाह पर भी वैसा ही निशान था? मुझे लगता है कमांडर झू आखिरकार एक सरकारी अधिकारी थे। उनकी हत्या करने की हिम्मत करने वाले के पीछे कितनी बड़ी ताकत होनी चाहिए? सरकारी अधिकारी की हत्या करने की हिम्मत करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन ना के बराबर नहीं। तो तुम्हारी पहचान कितनी खास होनी चाहिए? क्योंकि वे मुझे मारना ही चाहते हैं तो मुझे पता तो लगाना ही चाहिए। चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि 16 साल पहले मेरे जन्म के आसपास कोई अजीब घटना हुई थी क्या? कोई है? यह कमांडर झू बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। 16 साल पहले की उस घटना से ही, उस मामले से वे बड़े ओहदे पर पहुंच सकते थे। 16 साल पहले क्या हुआ था? बड़े लोगों के मामले हैं, मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। शायद दाई ने अपराध किया था। जू तोंगलिंग ने दाई को मार डाला। लिu जिनशु ने दाई के अपराध मान लिए, तो आखिर अपराध था क्या? तो फिर हम लिu जिनशु को ढूंढते हैं। आओ ना, आओ साहब, आइए ना साहब, साहब आइए ना। यह लिu जिनशु बस एक जुआरी और आवारा है। पूरा दिन 100 फूलों का घर में मौज मस्ती करता रहता है। चलो सीधे अंदर जाकर उसका इंतजार करते हैं। अरे तू मेरी बहन से छुपाकर इस तरह की जगह आने की हिम्मत? यह तो मजबूरी है ना, तुम मेरे साथ हो, फिर डर किस बात का? आइए अंदर पधारिए। छोटे साहब, आप पहली बार आए हैं? इतने शर्मीले क्यों हो? मैं किसी को ढूंढने आया हूं। हमेशा तो यहाँ औरतें ही आती है अपने पति को ढूंढने। पहली बार देखा कोई मर्द भी किसी को ढूंढने आया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फूलों की रानी को ढूंढने आए हो? तुम्हें क्या?
आज मैंने छुट्टी ली है तुम्हारे साथ इस तरह की जगह आने के लिए। यह मामला तुम्हें हल करना ही होगा। पता है, पता है। सभी साहब लोग, आखिरकार वह वक्त आ गया जिसका आप सबको इंतजार था। पुराना नियम। यह है फूलों की रानी द्वारा खुद बुना हुआ कढ़ाई का काम। इसे खरीदने वाला आज रात का आनंद ले सकता है, फूलों की रानी के साथ शराब और कविता का। इतना समय क्यों लगा रहे हो? लिउ जिनशु, पहले थोड़ा रुको। मैं 200 तोले सोने की बोली लगाता हूं। मिस्टर लियो, आपका शुक्रिया। वह तो बस एक आम आदमी है, कोई काम धंधा नहीं करता, दिन भर शराब पीता और मौज मस्ती करता रहता है। इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से? हर बार यही होता है, आते ही इतना पैसा लुटा देता है, दूसरों को एक मौका भी नहीं देता। मिस्टर लियो, जल्दी आइए, आगे आकर माल देख लीजिए। धीरे धीरे धीरे। मिस्टर लियो, तुम्हें यकीन है कि वह सिर्फ एक आम किसान है? उसका कोई अपना काम धंधा नहीं है, सरकार में भी कोई पद नहीं है। यह पैसा अजीब तरह से आया है। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरी आदत है, मुझे कविता करना पसंद है, और कोर्टिसन के साथ मिलकर कविता करना तो और भी पसंद है। आज रात मैं आप सबकी तरफ से अच्छे से पूछूंगा कि कैसे लिखी जाती है एक अद्भुत कविता। मिस्टर लियो, उसके चेहरे का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा। यह चीज बहुत अच्छी है। तो मिस्टर लियो, आपको पसंद आई? पसंद आई, पसंद आई। मैंने कोर्टिसन के साथ कई बार शराब पीकर कविता की है। मैं हमेशा सोचता रहा कि कैसे लिखी जाए दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता। आज मैंने आखिरकार जान लिया। बुरा हुआ, वह अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर रहा है। सुंगचे। उसकी सांसें रुक गई हैं। मामला दर्ज करो। जीभ काटकर आत्महत्या, इसमें कितना दर्द होता होगा। वह तो बस खाने पीने और मौजमस्ती में लगा रहने वाला एक आलसी आदमी था। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है? उसकी मौत का तरीका बहुत ही अजीब है। मुझे तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। आखिर कौन है जो मेरे रास्ते में रोड़ा अटका रहा है? 16 साल पहले की उस घटना से जुड़े लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। क्या इस मामले का हत्यारा वही पीछे छिपा व्यक्ति है? सोंगचे, तुमने छुट्टी ली थी सिर्फ इसी जगह पर आने के लिए? नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? महोदय सोंग, बाईहुआ लाउंज के सभी लोगों को नियंत्रण में ले लिया गया है। यहाँ बच्चा क्यों है? देखने में तो 10 साल से भी कम उम्र का लगता है। कहीं ये अगवा करके लाया गया तो नहीं? उस बच्चे को यहाँ ले आओ। जी महोदय, इस बच्चे का नाम शियाओ लिन है। मैंने इसे पिछले महीने ही सड़क किनारे से उठाया था। एक छोटा भिखारी। मुझे इस पर दया आ गई तो इसे बाईहुआ लॉ में ले आई मेरी सेवा के लिए। तुम और शियाओ जाओ घटना के साक्षी रहे हो। मृतक का नाम लियू जिनशु है। यह बाईहुआ लॉ का नियमित ग्राहक था। वह मंच पर खड़ा था, बिल्कुल ठीक खड़ा था, और फिर अचानक उसने अपनी जीभ काट ली और मर गया। महोदय, यहाँ मौजूद हर कोई हमारी गवाही दे सकता है। उसने खुद ही अपनी जीभ काट ली थी। इसका हमारे बाईहुआ लॉ से कोई लेना देना नहीं है। हम में से किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं था। महोदय, मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है
और न ही शरीर के भीतर जहर के कोई लक्षण हैं। उसने शायद अपनी जीभ काट ली थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और दम घुटने से मौत हुई। मैडम, क्या लियू जिनशू की मृत्यु से पहले किसी से कोई मुलाकात हुई थी या कोई अजीब हरकत की थी? नहीं, उसने बस पैसे देकर हमारी फूलों की रानी की कढ़ाई खरीदी थी। मंच पर आया, जांच करने के बाद वो ऐसा हो गया। ये कितना विचित्र है। कढ़ाई, संदूक। मरने से पहले उसने संदूक की तरफ देखा था। तुम्हें लगता है इस संदूक में कुछ गड़बड़ है? चलो चलकर देखते हैं। यह क्या है? ये साधारण रेशम के धागे के सिरे हैं। ये सब रेशमी कपड़े हैं। जब इन्हें अंदर रखा गया, कट गए, तो इस तरह के धागे के सिरे बन गए। क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? यह रोजमेरी की खुशबू है। इस फूल की खुशबू ज्यादा सूंघने से तनाव कम होता है और दर्द से राहत मिलती है। इसलिए तो वो सब लफंगे बाई हुआ लो जाना पसंद करते हैं। रोजमेरी, मुझे समझ आ गया। मुझे सब कुछ समझ आ गया। शियाओलिन, उससे मिलकर जो एहसास हुआ वह बहुत अजीब है। फूलों की रानी, क्या तुम मृतक से परिचित थी? महोदय, मैं केवल कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन कविता और गीत का थोड़ा ज्ञान है। श्रीमान लियू ने मुझे पसंद किया। हर बार भारी रकम देकर मेरे साथ शराब पीते और कविता करते थे। इसके अलावा मैंने कभी भी बाई हुआ लॉ के बाहर श्रीमान लियू को नहीं देखा, लेकिन मैं देख सकती थी कि श्रीमान लियू बहुत परेशान थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस लगातार शराब पीते रहते थे। उसकी हालत लियू जिनशू जैसी लगती है। सोंगचे, 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 तुम्हें क्या हुआ? शायद मैं बहुत थक गया हूँ। उस मोती को देखते हुए खो गया। मोती? दीदी, दीदी, ये मोती तो बहुत सुंदर है। क्या मैं देख सकता हूँ? जियाओ झाओ, यहाँ शरारत मत करो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। यह बक्से जैसी ही खुशबू है। रोजमेरी, दीदी, तुम्हारे शरीर से कितनी खुशबू आ रही है। यह मेरे शरीर की खुशबू नहीं है, यह इस मोती की खुशबू है। यह शियाओ लिन ने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए दिया था। पिसे हुए पराग से बनाया गया मोती है। बहुत देर तक घिसा गया था, इसलिए इससे हमेशा खुशबू आती है। शायद ये सच में आत्महत्या है। लियू जिनशू ने पूरी तरह से सबके सामने अपनी जीभ काट ली। अगर आत्महत्या नहीं है, तो क्या कोई ऐसा है जो उसे छुए बिना ही उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है? नियंत्रित? मुझे समझ आ गया। तुम सूंघो, इस मोती से आ रही खुशबू क्या रोजमेरी की है? हाँ। तुमने भी अभी इस मोती को देखा था और थोड़ा सुस्त हो गए थे। हाँ, आखिर हुआ क्या? मुझे पता चल गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना स्पष्ट मत बनो। मुझे पता चल गया। तुम्हें क्या पता चला? बस थोड़ा सा और। अंकल से कहो कि कोई भी बाहर न जाने दे। हत्यारा जरूर बाई हुआ लाओ का आदमी है। सोंगचे, जियाओ झाओ, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कोई रेशम का कपड़ा नहीं है जिसमें खरोंच या धागा उखड़ा हो। वह धागा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि रेशम को अंदर रखते समय गलती से खरोंच आ गई हो। हत्यारे ने आखिर यह कैसे किया? हत्यारा कैसे बक्से में छिप गया? या फिर शायद वह खुद ही ऐसा कर सकता था। मुझे पता चल गया। चाओलिन है, लेकिन वह तो बस मेरी उम्र का एक बच्चा है। मेरी उम्र का ही है।
सोंगचे, इधर आओ। तुम्हें आखिर क्या मिला? तुम लियू जिनशु की हत्या क्यों मान रहे हो? यह हान झाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुम थोड़ा रुको, मैं अभी बताता हूं। छोटे राजकुमार, क्या कोई बात है? दीदी, यहाँ पास में ही एक लाश भी पड़ी है। मुझे डर है कि शियाओलिन डर जाएगा। मैं पहले शियाओलिन को लेकर चलता हूँ। तो सच में मुझे छोड़ दो। चूंकि तुम जाना नहीं चाहते तो यहीं रहो। मदद करो। बोलो, तुम्हें आखिर क्या सबूत मिला है? मैं लिन ब्यूटी आ गई हैं। लिन ब्यूटी को प्रणाम। महाराज ने मुझे अनुमति दी है। महाराज की अनुमति मिली है। सुना है इस बाइहुआलाओ में एक अजीब मामला हुआ है। मैं देखने आई हूँ। सब उठ जाओ। लिन ब्यूटी का शुक्रिया। लिन ब्यूटी बेफिक्र रहें। मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ठीक है, तुम लोग अपना मामला संभालो, मेरी परवाह मत करो। लिन ब्यूटी दरबार से आई है। छोड़ो, पहले मामला सुलझाते हैं। ये क्या हुआ? वो सांग अधिकारी जी मामला सुलझाते सुलझाते थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। उन्हें बैठकर मामला सुलझाना पसंद है। महोदय, आपने आधा दिन तो जांच कर ली। सबका कहना है कि उसने खुद अपनी जीभ काट ली। यह आत्महत्या क्यों नहीं मानी जा सकती? आप हमें इस तरह बंद रखेंगे तो इस वेश्यालय का धंधा चलेगा या नहीं? चूंकि ये आत्महत्या है तो मामला बंद कर दो। मैं नहीं देखूंगी। आत्महत्या? ये तो एकदम साफ तौर पर हत्या का मामला है। तुम्हारा ये नाटक बहुत शानदार था, बस थोड़ा सा ही कम था। सबको धोखा देने के लिए। शियाओलिन, मुझे डर लग रहा है। महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। शियाओ लिन तो बस 6 साल का बच्चा है। क्या यह मुमकिन है कि उसने लियू युवक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत का साया है? बिल्कुल नहीं। आओ, पहले रेशम और कढ़ाई वाले उस संदूक को लेकर आओ। जी। बच्चे ने हत्या की? यह तो बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम लोग इस संदूक को सूंघकर देखो। क्या इसमें से खुशबू आ रही है? ये इस संदूक की खुशबू तुम्हारे शरीर जैसी ही है। मुझे संदूक के ताले के पास कुछ अटके हुए धागे मिले हैं। ये तब अटके होंगे जब कपड़ा लकड़ी से फंसकर फट गया होगा। मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। संदूक के अंदर के कपड़े सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर जरूर कोई इस संदूक में छिपा था, इसलिए ये धागे और खुशबू बची है। तुम लोग जांच कर सकते हो। शियाओ लिन की पोशाक के नीचे के हिस्से में क्या धागे फंसे हुए हैं? महोदय, स्कर्ट के नीचे सच में धागे फंसे हुए हैं। मैंने गलती से ऐसा कर दिया। महोदय, यह बच्चा दिन भर मेरे कमरे में रहा। शायद खेल खेल में इस संदूक में छिप गया होगा और यह खुशबू मेरे शरीर की है। बच्चे से कोई लेना देना नहीं। इस खुशबू की वजह तुम नहीं हो, बल्कि यह माला है जो शियाओलिन ने तुम्हें दी है। यह मोतियों की माला। देखो। सबके मन में यही सवाल होगा, अगर आत्महत्या नहीं थी तो लियू जिनशु बाहरी ताकत के प्रभाव में अपनी जीभ कैसे काट सकता था? महाशय सोंग, क्या आपको कोई सुराग मिला है? दुनिया में एक अजीब कला है जो किसी को कुछ देर के लिए नियंत्रित कर सकती है। वो है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन? बिल्कुल। हर इंसान के अपने घातक कमजोर पहलू होते हैं, जैसे औरतों के प्रति लालसा। ये कमजोरी सम्मोहन में माहिर लोगों की नजर में मन का छिद्र कहलाती है। अगर सामने वाले के दिमाग में
एक मन का लंगर डाल दिया जाए जो उसके मन के छिद्र पर चोट करे, तो फिर कभी भी कहीं भी उस लंगर का इस्तेमाल करके उसे नियंत्रित किया जा सकता है। तुम कितनी खुशबूदार हो। सम्मोहन। क्या यह? आपका मतलब है हत्यारा सम्मोहन से मारता है? हाँ, लियू जिनशु का मन का छिद्र वेश्या के प्रति उसकी लालसा थी, और मन का लंगर वो खुशबू थी जो वेश्या रोज पहनती थी। उन मोतियों की हत्यारा संदूक में छिपा था। चूंकि उसका शरीर पतला दुबला था, ज्यादा वजन नहीं था, संदूक उठाने वालों को कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। जैसे ही लियू जिनशु ने संदूक खोला, हत्यारे ने रोजमेरी की खुशबू से उसे तुरंत सम्मोहित कर दिया। लियू जिनशु को फिर पहले से तैयार मोतियों से उसे नियंत्रित किया, और इस तरह लियू जिनशु से आत्महत्या करवा ली। मर जा, मर। आत्महत्या कर, आत्महत्या कर। अच्छा, यह चीज बहुत अच्छी है। अब समझ आया। मैंने अभी रोजमेरी की खुशबू सूंघने के बाद वेश्या के मोतियों की खुशबू से मन भटक गया था। हाँ, लेकिन यह खुशबू तुम्हारा मन का लंगर नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ नींद आएगी या चक्कर आएगा। नियंत्रण जैसा असर नहीं होगा। लियू जिनशु के चेहरे पर सच में रोजमेरी की खुशबू है। मामले की शुरुआत से ही रक्षक सोंग ने वेश्यालय पर नियंत्रण कर लिया था। दरभंगा न्यायालय के लोगों के आने के बाद कोई भी इस हॉल से बाहर नहीं गया, इसलिए हत्यारे के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। उस माला को निपटाने का सोंगचे ने तलाशी ली। एकदम एक जैसी, खुशबू भी वही। दीदी, मुझे डर लग रहा है। महाशय सोंग, ये तो बस एक 6 साल का बच्चा है। एक 6 साल का बच्चा सम्मोहन जैसी विद्या कैसे जान सकता है? उसके रोने का ढंग देखो। लाश देखकर डर गया है और घबरा गया है। अगर ये 6 साल का बच्चा होता तो नहीं जानता, लेकिन ये अब कोई बच्चा नहीं रहा। ये एक 17-18 साल का बौना है। क्या? कृपया शव परीक्षक को बुलाइए, वो ऊपर आकर छूकर ही पता लगा लेगा। जी। महोदय को निवेदन है, इस व्यक्ति की हड्डियां पहले ही जुड़ चुकी हैं। हाथ की हड्डियां सामान्य 6 साल के बच्चे की तुलना में छोटी हैं। मेरा निष्कर्ष है कि यह निश्चित रूप से एक बौना है। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में वही है। मेरे पिताजी तो कमाल के हैं। बाकी का काम आप पर छोड़ता हूं। अंकल सोंग, आप तो जबरदस्त हैं। इतनी जल्दी हत्यारे को पकड़ लिया। ये हाँ, आपने फिर एक हत्या का मामला सुलझा लिया। रही बात हत्यारे की, तो वही है। मैंने फिर मामला सुलझा लिया। मैं इतना शानदार हूं। उसे रोको। वही है। जैसी उम्मीद थी, सभी मृतकों का संबंध मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। महोदय, यह व्यक्ति एक बौना है जो बच्चे का भेष बनाकर हत्या कर रहा था। पकड़े जाने पर उसने तुरंत आत्महत्या कर ली। निश्चित रूप से उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। अरे, कोई है?
संदिग्ध व्यक्ति को वापस ले जाकर बयान दर्ज करो। हत्यारे के शव को नीचे ले जाओ। शव परीक्षक को बुलाकर शव की जांच करवाओ। जी। महोदय, महोदय, मैं निर्दोष हूँ। महोदय, महोदय। ये अधिकारी निश्चित रूप से आगे की जांच करेगा। पहले वापस चलते हैं। मिस लिन, इस मामले में कुछ संदेहास्पद बातें हो सकती हैं। इस निम्न अधिकारी को दाफा में वापस जाकर जांच करनी होगी। क्षमा करें, आगे नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में भी डर है। क्यों? इस बच्चे के चेहरे के भाव राजकुमार से कुछ मिलते जुलते हैं। वो हान झाओ तो मर चुका है। मैंने ज्यादा सोच लिया। शानदार, बहुत शानदार। तुम कौन हो? दाफा का काम चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? राजकुमार महोदय। राजकुमार महोदय को प्रणाम। मुझे यह बच्चा देखकर कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है? राजकुमार महोदय, जियाओ झाओ इस निम्न अधिकारी द्वारा गोद लिया गया एक आवारा बच्चा है। उसकी परवरिश में कमी रह गई है। उसने महोदय का अपमान कर दिया। आशा है महोदय क्षमा कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं सादे कपड़ों में महल से बाहर आया हूँ। संयोग से मंत्री सोंग से मुलाकात हो गई इस अजीब मामले का निपटारा करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब मैं महल लौटूंगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए राजा से इनाम मांगूंगा। ये तो इस नौकर का कर्तव्य था। राजकुमार, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है। चूंकि मुलाकात हो गई है तो मैं सौंदर्य लिन के साथ एक साथ महल लौटता हूं। आखिर अजीब क्या है? तुमने भी उस बच्चे पर गौर किया? मेरे पिता राजा से कुछ मिलता जुलता है। वो हान झाओ तो मर चुका है। और फिर अगर वह मरा भी नहीं होता तो भी वह उस बच्चे के रूप में तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मेरे पिता ने बाहर कोई हरामी पैदा कर दिया है? तो फिर मैं अभी किसी को भेजकर उसे खत्म करवा देती हूँ। मैं तो वर्तमान राजकुमार हूँ, भविष्य में सिंहासन पर। वे सब मेरे राज्य के प्रजा हैं। मैं अपने ही प्रजा की हत्या कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार ठीक कह रहे हैं। आखिर गड़बड़ क्या है? सौंदर्य लेन और राजकुमार, आखिर क्या अजीब है? मुझे पता चल गया। रात के अंधेरे में सोते नहीं, क्या सोच रहे हो? मुझे पता है सौंदर्य लेन और राजकुमार में क्या अजीब है। उनका रिश्ता। चुपके से महल के महान लोगों के बारे में बकवास करना, उन दोनों की पवित्रता पर कीचड़ उछालना। क्या तुम मरना चाहते हो? सावधान, दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे बोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता क्या वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? सौंदर्य लेन और राजकुमार के बारे में तुम कितना जानते हो? वर्तमान सम्राट सिर्फ महारानी को प्यार करते हैं। इस पिछले महल में उपपत्नियां ज्यादा नहीं हैं। सौंदर्य लेन भी उनमें से एक हैं जिन्हें ज्यादा प्यार नहीं मिला। राजकुमार की बात करें तो वह मेहनती और जनता से प्यार करने वाले हैं, व्यवहार में सौम्य हैं। बस उनका और महारानी का रिश्ता अजीब है। महारानी उन्हें पसंद नहीं करती, हमेशा से उनके प्रति बेहद उदासीन रही है। पुत्र विदा लेता है। महारानी ने राजकुमार को जन्म देने के बाद से हमेशा से ही अजीब बातें करती रही है। हमेशा कहती रहती हैं कि राजकुमार उनका बच्चा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सौंदर्य लिन का दर्जा ऊंचा नहीं है और राजकुमार तो महारानी के पुत्र हैं। सौंदर्य लिन ने राजकुमार को देखने के बाद घुटने नहीं टेके और राजकुमार ने भी कोई परवाह नहीं की। उन दोनों के हाव भाव बिल्कुल स्वाभाविक थे। जाहिर है वे दोनों महल में कई बार मिल चुके हैं और कभी अभिवादन नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार लिन मेरेन को महल वापस ले आया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार लिन मेरेन का बेटा है? मुझे नहीं पता, लेकिन महल के मामले फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पता लगाया जाए तुम्हें मारने की कोशिश करने वाले असली गुनहगार का पता। पहले तो तुम्हारी जान बचानी है। निंगर तुम्हें इतना चाहती है, ऐ नहीं चाहता कि वह अकेले रह जाए। अंकल सोंग को फिर से पदोन्नति मिल गई है। मैंने देखा आज रात वे बहुत खुश दिख रहे थे। हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी अब दाफ्तरी सी के प्रमुख बन गए हैं। अब अगर तुम्हें कुछ जांचना हो मुझे बताना, मैं आपके लिए रास्ता निकाल दूंगा। दाफ्तरी सी के प्रमुख? उनका पहचान पत्र क्या उससे दाफ्तरी सी में आसानी से आना जाना हो सकता है? हाँ, रुको, तुम्हारा मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वह पत्र चुरा लाऊं? सोंगचे, तुम्हारा हो गया क्या? ध्यान रखना कोई देख न ले। तुम थोड़ा रुको, बस होने ही वाला है। लग गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पिताजी का। प्यारी बहन, जरा धीमे बोलो, मेरा एक जरूरी काम है। लेकिन कौन सा जरूरी काम? और शाओ को क्यों साथ ले गए? शाओ मेरी मदद के लिए चौकसी कर रहा था। प्यारी बहन, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया पिताजी को मत बताना। कल सुबह तक मैं यह टोकन वापस रख दूंगा। बाय 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 निंगर दीदी। चलो जल्दी चलते हैं। बाय। राजकुमार है। वे काले कपड़े वाले लोग उनके साथ क्यों हैं? वे और तुम्हें मारने वाले जरूर अलग लोग होंगे, बस कपड़े मिलते जुलते हैं। राजकुमार के पास तुम्हें मारने की कोई वजह नहीं है। वहां कौन है? राजकुमार महोदय को नमन। मेरे पिताजी का कुछ सामान यहां रह गया था, इसलिए मैं लेने आया हूं। मुझे पता नहीं था कि राजकुमार महोदय इतनी रात को यहां किस काम से आए हैं। महाराज आज श्रीमान सोंग द्वारा सुलझाए गए उस अजीब मामले को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने फाइलें मंगवाने भेजा है। तो फिर मैं विदा लेता हूं। राजकुमार महोदय बेझिझक रहें। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तुच्छ नाम आपके कानों को अशुद्ध कर सकता है। तुम समझदार लगते हो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम मुझसे कुछ मिलते जुलते हो। तुम भी कुछ जाने पहचाने लगते हो। युवराज, उसका चेहरा तो बहुत ही साधारण है, आप उसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। तो हम अब विदा लेते हैं। वह जेड पेंडेंट, वह मेरे वाले से बिल्कुल एक जैसा है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ये वाला? ये तब मिला था जब तुम्हें पालने में पाया गया था। तो क्या यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था? पता नहीं, लेकिन ये तुम्हारी ही चीज है। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। युवराज की उम्र क्या है? तुम्हारी ही तरह 16 साल। बिल्कुल एक जैसा पेंडेंट। वह काला कपड़ों वाला जो मेरी जान लेना चाहता था। एक शक्तिशाली संगठन। 16 साल पुराना रहस्य। अजीब रिश्ते वाली लिन मेरेन और युवराज। तुम्हें क्या पता है? हान झाओ, तुम्हारी असली पहचान। रिकॉर्ड रूम में जाकर देखो। युवराज ने शायद किसी को भेजकर एक फाइल चुरा ली है। क्या युवराज ने नहीं कहा था कि सम्राट उस हाइप्नोसिस केस को देखना चाहते हैं? उन्होंने 16 साल पहले के उस दाई के केस की फाइल ले ली है। वे 16 साल पहले के सभी निशान मिटा रहे हैं। युवराज खुद आगे आए हैं, तो यह जरूर महल के किसी बड़े से जुड़ा होगा। जल्दी से कोई तरीका सोचो, उस काले कपड़ों वाले से वह फाइल वापस ले आओ। बस अपनी पहचान मत उजागर करना। तुम्हें यकीन है
ये बहुत गंभीर मामला है, संदेह मत करो। मैं सचमुच चाहता हूं कि मेरा अनुमान गलत हो, नहीं तो यह मामला बहुत बड़ा है। मिल गया। मेरे पास बेहोशी की दवा थी, उसे बेहोश कर दिया। अब तो वह 3 दिन तक सोएगा। मुझे पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। 16 साल पहले वाला मामला सबकी शुरुआत थी। डॉक्टर झाओ, कमांडर झू, लियू जिनशु की मौत, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, बस सच्चाई छिपाने के लिए। यह सब क्या है? 16 साल पहले लिन मेरेन और महारानी दोनों गर्भवती थीं। सबको पता था कि सम्राट को सिर्फ महारानी से प्यार था। युवराज की गद्दी जरूर महारानी के बेटे को मिलती। और लिन मेरेन बहुत महत्वाकांक्षी थी। गर्भवती होते ही उसने अपनी एक टोली बना ली थी, वही लोग जिनकी बाह पर निशान था। लिन मेरेन ने शायद जानबूझकर प्रसव का समय टाल दिया था, ताकि महारानी के साथ ही बच्चा पैदा कर सके। जब दाई ने महारानी का प्रसव करवा दिया, तो उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया और चुपके से अपने बच्चे से बदल दिया। लिन मेरेन को डर था कि कोई सबूत बच जाएगा, तो उसने दाई से महारानी के बच्चे को ले जाकर डुबो देने को कहा। लेकिन दाई से नहीं हुआ, उसने बच्चे को सड़क किनारे छोड़ दिया। आखिरकार उसने उसी पहरेदार कमांडर जू को बच्चा चुराने के आरोप में दाई को मरवा दिया। इस तरह वह न सिर्फ सम्राट का दया भाव पा सकती थी, उसके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए, बल्कि अपने बच्चे को असली युवराज भी बना सकती थी। क्या नाटक है, बिल्ली के बच्चे को राजकुमार बना दिया। तो तुम हो। 16 साल पहले ब्यूटी लिन ने जिस बिल्ली के बच्चे को राजकुमार बनाया, वह रानी के बच्चे को बदल दिया गया था, और मैं ही वह बच्चा हूँ। तुम युवराज हो? तो गार्ड झू और डॉक्टर झाओ दोनों ही 16 साल पहले उस बिली बच्चा वाले मामले में शामिल थे। हाँ, ब्यूटी लिन ने जिन्हें अपने पक्ष में लिया वो शायद डॉक्टर झाओ कोई आम डॉक्टर नहीं थे। मुझे जो जहर लगा है वह उन्हीं ने बनाया था। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पहले तुम्हारे शरीर का जहर खत्म किया जाए, लेकिन डॉक्टर झाओ तो मर चुके हैं। इस तरह के हुनरमंद लोग कभी भी अपनी जहर बनाने की कला को गुम नहीं होने देते। तुम अच्छी तरह पता लगाओ कि डॉक्टर झाओ का कोई करीबी शिष्य या वारिस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद वे लोग डॉक्टर झाओ के शिष्य के नाम से न मिले, लेकिन उनसे जरूर मिलते जुलते होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता लगा लूंगा। बहुत बुरा व्यवहार है। डॉक्टर को बुलाने का यह तरीका नहीं होता। पता चला है, किसी ने उसे देखा था डॉक्टर झाओ के लिए खाना ले जाते हुए। कोई और नहीं है, वही होगा। तुम ही डॉक्टर झाओ के शिष्य हो, है ना? मैं असल में 16 साल का युवक था, तुम्हारे गुरु के जहर को खाकर इस हालत में आ गया। तुम बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। तुम क्या कर रहे हो? जब आप यहाँ तक पता लगाकर आ गए हैं, तो शायद आपको अपनी असली पहचान का पता चल ही गया है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, आपके सामने झुकना मेरा फर्ज है। सच में यह युवराज है। जल्दी उठो। तुम्हें इस बारे में पता है? मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन 10 साल पहले जब मैंने गुरु की शरण ली, तो गुरुजी ने मुझे छिपा दिया ताकि बाहर वाले न जान सके। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी, जिसमें 16 साल पहले हुए बिल्ली बच्चा वाले मामले का जिक्र था। उन्होंने मुझे बताया कि इस चिट्ठी को साथ रखने से मेरी रक्षा हो सकेगी। लगता है तुम्हारे गुरु सच में अपनी जहर बनाने की कला को आगे बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल। तो क्या तुम इस जहर का इलाज कर सकते हो? दरअसल यह जहर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। इसमें आधी संभावना थी कि कुछ अनियंत्रित हालात पैदा हो जाए। उस समय वे लोग बहुत जोर दे रहे थे, तो गुरुजी को वह जहर दे देना पड़ा।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कीड़ा जहर है। बस तुम्हारे शरीर के कीट को किसी और के शरीर में एक पात्र की तरह स्थानांतरित करना होगा, फिर मेरी दवा के साथ 3 महीने तक खाना होगा, तब यह कीड़ा जहर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पात्र बनेगा उसे इन 3 महीनों में शायद चलने फिरने की ताकत भी नहीं रहेगी। मैं करूंगा। नहीं, तुम सोंग अंकल के रक्षक हो, तुम्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे करने दो। निंगा दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो तुम मुझे और कब तक धोखा देते? तुमने मुझसे कहा कि पढ़ने जा रहे हो, लेकिन असल में चुपके से छुपे हुए थे मेरी आंखों के सामने ही। तो क्या हमारी सगाई अब भी कायम है? बिल्कुल। मैं तो बस डर रहा था कि तुम्हें खतरा हो जाएगा। हम तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, मुसीबत में साथ देने वाले। लेकिन तुमने यह बात सिर्फ मेरे भाई को बताई। तुमने मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। ऐसी बात नहीं है, बस इतना कि ये 3 महीने बहुत लंबे हैं। मुझे डर था तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शरीर को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। तो फिर बात तय है, जब तुम वापस अपनी असली हालत में आ जाओगे तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। शेर का ये लड़का क्या सही कह रहा है? बिल्ली के बच्चे की जगह शेर का बच्चा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। ठीक है मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सब विदा हो सकते हैं। अगर ये बात सच है तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, देश की नींव से जुड़ा हुआ। चलो एक बार उस पर भरोसा कर लेते हैं। महाराज को नमन। महाराज, मेरे पास सूचना देने योग्य एक मामला है। तुम वही जासूस हो, नए नियुक्त दफ्तर के प्रमुख? जी हाँ। तुम्हें क्या कहना है? ये मामला शाही वंश से जुड़ा है। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 16 साल पहले के एक मामले को सुनने का कष्ट करें। तुमने क्या कहा? महाराज, 16 साल पहले लिन ब्यूटी ने महल के नौकरों को रिश्वत देकर अपने बच्चे को महारानी के राजकुमार से बदल दिया। ये मामला देश की नींव से जुड़ा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। कृपया महाराज निर्णय लें। सोंग शाओकिंग, तुम्हारा पद मैंने ही तुम्हारे लिए अपने पिता से मांगा था। तुम मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? सोंग शाओकिंग, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये मेरे पास है। महाराज, जब चेन का जन्म हुआ था मैंने तभी आपसे कहा था कि चेन मेरी अपनी संतान नहीं है। लेकिन आपको लगा कि मैं बीमार हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है कि मैंने अपना पेंडेंट खो दिया। आपने एक नया बनवाकर उसे दे दिया। इससे साबित होता है कि मैं गलत नहीं थी। उस समय आपने और मैंने मिलकर एक पेंडेंट तैयार किया था चेन के लिए। मैंने खुद ही उस पेंडेंट को चेन के लिहाफ में रखा था। अब से तुम्हारा नाम चेन होगा, मो यू चेन। यह नाम तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना है। महारानी, मैं राजकुमार को नहलाने ले जाती हूँ। और जब चेन को वापस लाया गया तो पेंडेंट गायब था। वह छीन लिया गया था। बस छीन लिया गया। महाराज, हुजूर, मैं निर्दोष हूँ। हुजूर, मैं ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? जैसे ही मेरा चेन गायब हुआ वह दाई मर गई। इतना संयोग कैसे हो सकता है? माताश्री, आपका चेन यही है। तुम नहीं हो। मुझे हमेशा से पता था कि तुम नहीं हो। तुम लोगों ने आखिर मेरे चेन का क्या किया? महाराज, हाल ही में मैंने पिताजी के साथ मिलकर 3 हत्याओं के मामले सुलझाए। वे थे 6 साल पहले के राजवैद्य वैद्य जाओ, दाई की हत्या करने वाला प्रहरी जू और दाई का बेटा लिउ जिनशु। क्या ये सब दाई की मौत से जुड़े हैं? हाँ। इसके बाद मैंने गहन जांच शुरू की। युवराज, 3 दिन पहले की रात
आपने चुपके से दरोगा दफ्तर में घुसपैठ करवाई और दाई की मौत के मामले के कागजात चुरा लिए। दाई की मौत के मामले से जुड़े सभी संदिग्ध लोग और सभी कागजात पूरी तरह से गायब कर दिए गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना संयोग हो सकता है। महाराज, आप भी जांच कर सकते हैं। 16 साल पहले जो लोग श्रीमती लिन और महारानी के प्रसव से जुड़े थे, वे नौकर चाकर क्या अभी भी जिंदा है या फिर उन्हें मारकर चुप करा दिया गया है? वो सब लोग तो मैंने बहुत पहले मरवा दिए थे। अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। महाराज, ये व्यक्ति बिना सबूत के बकवास कर रहा है। पता नहीं उसने ये जेड पेंडेंट कहाँ से बनवाया है, युवराज पर झूठा आरोप लगाने के लिए। ये पेंडेंट मैंने अपने हाथों से तराशा था। धिक्कार है। असल में श्रीमती लिन ने मुझे पहचान लिया था। हम दोनों को बस योजना के मुताबिक चलना था और सिंहासन हमारा होता। यह कमबख्त औरत बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है। पिताश्री, यह मामला राज्य की नींव से जुड़ा है। आप उसकी बिना सबूत की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? कौन कहता है कि सबूत नहीं है? गवाह चाहिए या फिर सबूत? मेरे पास दोनों है। तुम कैसे? मैं कैसे जिंदा हूं? मुझे मारने भेजा था वह तुम ही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नाकारा। तुम कौन हो? महाराज, मैं इस जेड का असली मालिक हूं। चेन, मेरा चेन। कृपया मेरे गवाह को अंदर आने दें। महाराज को प्रणाम। महाराज, वैद्य जाओ के मामले में मुझे गलती से हत्यारा समझ लिया गया था, लेकिन सच में मैं नहीं था। उसका इरादा वाकई हानि पहुंचाने का था, लेकिन देर हो चुकी थी। उस दिन वह दीवार फांदकर अंदर आया और जहर मिलाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि रसोई में कोई और पहले से ही मौजूद है, तो वह घबराकर दीवार फांदकर भाग गया। शुरुआत में जब मैंने जमीन पर वह पैर का निशान देखा तो मुझे अजीब लगा, जब तक लियू जिनशु के मामले का हत्यारा सामने नहीं आया। वह एक बौने कद का आदमी था। तब जाकर मैंने सारी बातों को एक साथ जोड़ा। यह आम आदमी झोउ चेन्यू है, डॉक्टर झाओ का शिष्य। डॉक्टर झाओ हमेशा से लिन ब्यूटी के आदेश पर चलते थे। लिन ब्यूटी के पास कई हत्यारे छिपे हुए थे, उनमें से एक बौना था। वह नीच डॉक्टर झाओ इस तरह छिपा बैठा था। चेनर को बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए। महाराज, मैं अपना अपराध कबूल करती हूँ। इस बात का युवराज से कोई लेना देना नहीं है। उसे कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने अकेले किया है। कृपया मो यूचेन को दोष न दें। अपराध कबूल करने की इतनी जल्दी मत करो। मेरे पास और सबूत भी है। यह मेरे गुरु डॉक्टर झाओ ने मरने से पहले लिखा था। उसे पता था कि उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसने यह पत्र लिखकर छोड़ा। गुरु ने मुझे यह पत्र दिया ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, जब तक मेरी मुलाकात असली युवराज से नहीं हुई और मुझे पता चला कि लिन ब्यूटी उन्हें मारना चाहती थी। लिन ब्यूटी इतनी क्रूर है तो उसका बेटा भला आदमी कैसे हो सकता है? महाराज, यह आम आदमी अब और नहीं चाहता हर दिन डर के साये में जीना। डॉक्टर झाओ के पत्र में लिखा है कि युवराज बाई की 12 साल की उम्र से ही लिन ब्यूटी ने उसे अपना बेटा मान लिया था। उन दोनों ने इतनी बेगुनाह जाने ले ली। सबूत और फाइलें सभी दलीसी में मौजूद है। कृपया महाराज निर्णय लें। कृपया महाराज निर्णय लें। पिताजी, ऐसा नहीं है। चेनर ने नहीं किया। चेनर को कुछ नहीं पता था। लिन ब्यूटी ने मुझे मारने पर मजबूर किया। लिन ब्यूटी का तो अपराध साफ है, लेकिन तुम उसकी साथी बनकर अब तक पछतावा भी नहीं कर रहे। भाईचारे का भाव तक नहीं रख सके तो एक अच्छे शासक कैसे बनोगे? अरे, कोई है लिन ब्यूटी को और इस दुराचारी को कैदखाने में डाल दो। पिताजी,
नहीं, 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 नहीं। चेनर, तुम मेरा चेनर हो ना? मेरा बच्चा। माँ, मेरा बच्चा। तुम चिंता मत करो। जब मैं जांच कर लूंगा तो तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। युवराज पद के लिए। इतने सालों से मैं बाहर रहने का आदी हो गया हूं। मैं भी तो बस एक आम आदमी हूं। राज दरबार के तौर तरीके नहीं जानता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकूंगा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम जो चाहो मैं मंजूर करूंगा। मैं? अभी मेरी अपने प्रिय से सगाई हुई है। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ और कुछ दोस्तों के साथ दुनिया घूमना चाहता हूं। ऐसे मामले सुलझाना चाहता हूं जो सुलझ नहीं पाते और लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। तुम लोग मेरा इंतजार करो।